हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इंडियन जियोग्राफी का ये दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। बाकी वीडियोज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप विदाउट टेंशन मैसेज कर सकते हैं। छोटा भाई बड़ा भाई जो मन करे वो समझकर आप विदाउट टेंशन मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, इस नोट्स की बात की जाए तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, देखिए सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल एंड सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया हुआ है, ताकि चीजों को पढ़ने में आपको काफी आसानी हो और समझने में भी काफी आसानी हो। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए बेस्ट है। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है। हाँ, वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में, मैं तो कहूँ 2 से 3 मिनट में आप एक पेज को आसानी से रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो देखकर करना है तो वीडियो देखकर करते रहें, नोट से रिवीजन करना है तो नोट से करते रहें। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भौतिक विभाजन की बात कर ली जाए, फिजिकल डिवीजन की बात कर ली जाए, तो इसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बड़े वाले वीडियोज में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है भूगोल का, तो आप जाकर मन करे तो देख सकते हैं। यहाँ पर हम उतना ही बात करेंगे जितना की जरूरत है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करेंगे ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। भारत के जो ये प्राकृतिक प्रदेश है ना, इनको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। जैसे कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र विशाल मैदान, इसके बाद ये विशाल मैदान हो गया, ये प्रायद्वीपीय पठार, उसके फिर इधर दक्षिण में आएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार मिलेंगे, ठीक। तट एवं द्वीप हो गए, तट एवं द्वीप हो गए, सब एक एक करके देखेंगे। जैसे बात कीजिए कि भारतीय स्थल पिंड जो है ना, इकाई का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये है गोंडवाना लैंड का भाग। विस्थापन कैसे होता है, कैसे टूटता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। हिमालय का निर्माण कैसे होता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का। गोंडवाना लैंड क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाए, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? भारत, पहले ये सब एक में थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक। तो ये सब नाम ध्यान रखिएगा। और गोंडवाना लैंड का जो विभाजन होता है किस धारा द्वारा, ये नाम खाली ध्यान रख लीजिएगा, संवहनीय धारा द्वारा। आर्थर होम्स, ध्यान रख लीजिएगा नाम भी। हाँ, भारतीय प्लेट का किधर की तरफ विस्थापित, ये मैं बता ही देता हूँ, नीचे की तरफ यहाँ दिखाया है। गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद, गोंडवाना लैंड का जब विभाजन होता है उसके बाद क्या होता है, देखिए भारतीय प्लेट जो है ना उत्तर की तरफ विस्थापित होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट उत्तर की तरफ होता है। फिर ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। टकराने के बाद टेथिस सागर है ना, उसमें जो अवसादी चट्टानें हैं उसमें वलन होता है, फोल्डिंग होती है, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक। ये सारी बातें हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो भी फोल्डेड माउंटेन है ना, जो भी वलित पर्वत श्रृंखला है, फोल्डिंग की वजह से जिन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है वो सब नवीन प्रकार के पर्वत श्रृंखला हैं, ध्यान रखिएगा। पूरा चुंबकत्व की बात कर ली जाए तो चट्टान व अवसाद के निर्माण के समय उनमें जो संरक्षित गुण होते हैं, चट्टान व अवसाद का जब निर्माण हो रहा होता है उस समय उनमें जो संरक्षित गुण होते हैं, प्रिजर्व प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं का जो अध्ययन है ना उसको पूरा चुंबकत्व कहते हैं, या फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत आता है, पूरा चुंबकत्व के अंतर्गत। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसी को यहाँ पर गोंडवाना लैंड का जो विस्थापन हुआ जब ये टूटे, इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो ये एक्सप्लेन किया गया है। किसने दिया था ये सिद्धांत? अल्फ्रेड वेगनर। तो ये नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किससे संबंधित है। उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ना उसको प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया। किसको आधार बनाया गया? पूरा चुंबकीय अध्ययन को। उसके बाद उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा हूँ, तो ये भूगर्भीय रूप से क्या है? युवा है। अभी मैंने बताया जहाँ भी वलित पर्वत श्रृंखला की बात आएगी तो वो युवा ही होंगे, वलित पर्वत श्रृंखला भी है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार की बात कीजिए तो ये पुराने वाले हो जाएंगे। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है ये, भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना इधर की तरफ, ये बहुत स्थिर नहीं है, भूकंपों आते रहते हैं, बट ये स्थिर है प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, ये बना किससे है? आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक एक करके सारी बातें करते हैं। जैसे उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसकी बात की जाए तो देखिए, ये तो अभी मैंने बता ही दिया है कि ये युवा स्थलाकृति है। इसका जो विस्तार है पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक।
पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक। लंबाई की बात की जाए तो लगभग कितनी लंबाई है ऐसे अर्धवृत्ताकार फॉर्म में, कितनी है? 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर। उसके बाद देखिए इधर की तरफ पश्चिम की तरफ जो चौड़ाई है ना ये ज़्यादा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ना पश्चिम की तरफ चौड़ाई ज़्यादा है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ इधर की तरफ कम होते जाती है चौड़ाई। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई है, इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ। और इधर पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो लंबाई है 150 किलोमीटर है, कम है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि चौड़ाई जो है पश्चिम की तरफ ज़्यादा है, पूर्व की तरफ कम है। हिमालयी क्षेत्र के विभाजन की बात कर ली जाए तो देखिए हिमालय के विभाजन की बात की जाए तो एक हो जाएगा वृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय भी बोलते हैं। फिर लघु हिमालय, ऐसे है, पहले वृहद हिमालय है, फिर लघु है, फिर उसके बाद क्या है? शिवालिक या फिर बाह्य। ठीक है, तो वृहद है, फिर लघु है, फिर बाह्य है। ये क्रम भी ध्यान रखिएगा। सबसे नवीन कौन सा है? इधर वाला है, सबसे पुराना ये, मतलब सबसे नवीन ये, जो बाद में सबसे जिसका निर्माण हुआ है वो ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। ऐसे क्रम से दिखाया है मैंने, प्राचीन से नवीन की तरफ ये है, ऐसे ऑर्डर में है। तो आप ध्यान रखिएगा सबसे नवीन जो है शिवालिक है। हाँ, ये ट्रांस हिमालय भी ध्यान रख लीजिएगा। हिमालय के जो उस पार वाला ये क्षेत्र है ना, तिब्बत वाला क्षेत्र, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, पार हिमालय के अंतर्गत। चलिए, तो ये वृहद हिमालय, महान हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय को मध्य, और बाह्य उप हिमालय को क्या? शिवालिक। तो ये मैंने बता दिया। हाँ, हिमालय के सभी श्रेणियों का जो निर्माण हुआ है ना, ये टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। तो ये थोड़ा सा काल आप ध्यान रख सकते हैं, टर्शियरी काल के अलग अलग युगों में। ट्रांस हिमालय की बात कर ली जाए तो देखिए ये सबसे उत्तर में है। अभी मैंने बताया ही आपको कि महान हिमालय के उत्तर में है ये। ठीक है, श्रेणियों की बात कर ली जाए तो इस पर कौन कौन सी श्रेणियां हैं, आप क्रम भी ध्यान में रखेंगे, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर, एक ही क्रम आप ध्यान रख लीजिए। मैप से आप देखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, काराकोरम है उत्तर में सबसे, फिर लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है। कुछ पर्वत श्रेणियों को मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर मैप में देखिए, दिख नहीं रहा होगा साहब, बट मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ काराकोरम है, यहाँ लद्दाख है, ठीक है, ये कैलाश है, इधर जास्कर है, पीर पंजाल है। तो ये सब श्रेणियाँ हैं। उसके बाद हाँ, पीर पंजाल तो फिर आगे आ गया ना। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मैंने पर्वत श्रेणियों को लिखा है। उसके बाद भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, जो कि काराकोरम श्रेणी पर है, वो कौन सी चोटी है? K2, इसी को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूरी बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है? K2। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही है, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, तो विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर्वोत्तम चोटी पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो भारत में नहीं है, वो नेपाल तिब्बत की सीमा पर है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, आगे हम देखेंगे। उसके बाद वृहद हिमालय की बात कर ली जाए, वृहद हिमालय की बात कर ली जाए तो ये विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, नेपाल तिब्बत सीमा पर है। इसकी हाइट जो है ना 8848 है, बट 2020 में नेपाल और चीन की तरफ से आधिकारिक जो घोषणा हुई थी उसमें 8848.86 मीटर बताया गया है। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं, 8848.86 मीटर इसकी हाइट। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा, इसी पर है। महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट की बात कर लीजिए तो 6000 मीटर है। ये मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ एक बातें आप ध्यान रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में, तिब्बत में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। इसका अर्थ क्या होता है? पर्वतों की रानी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, ये कुछ चोटियां हैं, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ लिखा गया है, तो आप थोड़ा सा क्रम ध्यान रख लेंगे। मैप में आप देखेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। कंचनजंगा हो गया, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ठीक है, ये सब श्रेणियां हैं, चोटियां हैं। तो आप मैप से देखेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा। पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम पूछ देता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैप में देखिए इधर की तरफ दिख रहा है नामचा बरवा इधर, ठीक है, इधर कंचनजंगा है, यहाँ देखिए मकालू है, ये यहाँ पर मकालू है, उसके बाद एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, देख पा रहे हैं आप? ठीक, तो ऐसे मैप में आप देखेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, क्रम ध्यान आप रखेंगे तो सही रहेगा। कहाँ गया? हाँ, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं ना वो सतत वाहिनी होती है, हमेशा बहते रहती हैं, बरसाती नहीं होती हैं। कुछ नदियाँ होती हैं ना जो बरसाती होती है, बरसात के दिनों में ही उनमें पानी रहता है। तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती है सतत वाहिनी होती है, हमेशा लगातार बहते रहती हैं। लघु हिमालय की बात कर ली जाए
तो इसकी जो इसकी जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। औसत चौड़ाई की बात कर ली जाए तो 50 किलोमीटर, इम्पॉर्टेंट ये सब नहीं है। सबसे लंबी जो श्रृंखला है लघु हिमालय के अंतर्गत वो पीर पंजाल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अन्य जो लघु हिमालय के अंतर्गत पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो कौन सी हैं? धौलाधर श्रृंखला है, महाभारत है, ये सब है, ठीक है। लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी घाटियाँ आती है? जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है। शिवालिक की बात कर ली जाए तो इसके लिए जो सबसे दक्षिण में ये शिवालिक है, सबसे दक्षिण में, ये मैंने बता दिया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ये सबसे बाहरी श्रृंखला है, निर्माण प्लायोसिन युग में हुआ है। ऊंचाई की बात कर ली जाए तो ये 900 मीटर से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट नहीं है, अब छोड़ सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून है इसके अंतर्गत, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। और यार ये तो मैंने दून के लिए बताया है कि दून जो है ना लघु तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी है। खैर, जो इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ध्यान रखनी है वो शिवालिक को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, अभी मैंने बताया था कि ये सबसे नवीन है। हिमालय की बात की जाए तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला ये है शिवालिक। और उसके बाद बात की जाए कि शिवालिक का जो गिरिपाद है ना, गिरिपाद मतलब कोई भी पर्वत होता है उसका जो ये पैर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा गिरिपाद बोलते हैं। तो गिरिपाद क्षेत्र जो है ना, नीचे वाला क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं? भावर। इसके किनारे किनारे वाला जो क्षेत्र है, चौड़ा वाला, इधर पत्थर वत्थर होते हैं। अब इसमें क्या है, नदियाँ आती हैं ना तो छुप जाती हैं, अंदर की तरफ चली जाती हैं, बाहर की तरफ नदियाँ दिखती नहीं है, छुप जाती हैं, यहाँ पर गायब हो जाती हैं। तो जहाँ पर गायब हो जाती हैं वही भावर वाला क्षेत्र है। फिर कुछ दूर आगे जाकर यहाँ पर निकलती हैं, जिधर की तरफ दलदली क्षेत्र आप देखेंगे, यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र, ठीक है। तो देखिएगा, गिरिपाद क्षेत्र जो है नीचे वाला क्षेत्र उसको भाबर बोलते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर है। पश्चिम में अधिक है, हिमालय ही पश्चिम में अधिक है, पूर्व की तरफ कम होते गया है। तो आप ये दिमाग में सेट कर लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आ जाएंगी। और ये भी वैसा ही है, पश्चिम में अधिक है, पूर्व में कम है। चौड़ाई की बात की जा रही है। इसका जो विस्तार है सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक। अभी हम बात करेंगे नदियों की, सिंधु नदी, तीस्ता नदी, काली नदी, ये सब। उसके बाद भाबर क्षेत्र की, हाँ, ये जो भाबर क्षेत्र है ना, इसके दक्षिण में, अभी मैंने समझाया था आपको, उसके दक्षिण में जो दलदली क्षेत्र है 15 से 30 किलोमीटर लगभग चौड़ा, उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। हिमालय का जो वर्गीकरण है ना, उसको हम नदी घाटी के आधार पर करें तो देखिए, पश्चिम से शुरू करते हैं। पश्चिम में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, और फिर इधर आइएगा सतलज मिलेगी, सतलज नदी जो पंजाब के अंतर्गत आएगा, तो इसीलिए इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, तो इधर पंजाब, अब कहाँ गया मैं, इधर सिंधु, सतलज, यहाँ पर पंजाब आपको दिख रहा है, तो पंजाब वहाँ पर है ना, तो उसी के नाम पर। उसके बाद बात कर ली जाए, वैसे ही नदियों के आधार पर बात कर ली जाए तो देखिए, सतलज और काली नदी के बीच वाला जो हिमालयी भाग है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच वाला भाग। उसके बाद काली से तीस्ता, तो हाँ, काली से तीस्ता वो नेपाल, पूरा नेपाल यहाँ से शुरू हो रहा है काली से, फिर उधर तीस्ता पर ख़त्म हो रहा है। तो काली से तीस्ता के बीच में जो हिमालयी भाग है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जान सकते हैं आप। और तीस्ता से लेकर दिहांग, उधर एकदम पूर्व में, तीस्ता से लेकर दिहांग तक की बात की जाए तो ये असम हिमालय के नाम से जानते हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ ये क्रम लिखा हुआ है और ये बहुत मुश्किल नहीं है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों की बात कर ली जाए तो देखिए, ये जो हिमालय है ना, हिमालय ऐसे इसका शेप है ऐसे कुछ, पूरब में जाकर फिर आखिर पूर्वोत्तर जो राज्य है ना, उधर दिहांग गार्ज जो है ना, अभी मैंने जो दिहांग नदी की बात की थी, दिहांग नदी जिससे बहती है, दिहांग गार्ज के दक्षिण से ये हिमालय ऐसे मुड़ जाता है और जगह के हिसाब से इसका नाम बदलते रहता है। जैसे देखिए, पटकाई है असम में, नागा में नागालैंड, मिजोर, फिर मिजो पहाड़ी है, मणिपुर है, ठीक है। तो जगह के हिसाब से ये सब अलग अलग नाम है, तो आप मोटा मोटी ध्यान रख सकते हैं। उच्च एशिया की रीढ़ किसको बोला जाता है? काराकोरम श्रेणी को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। डाफला, मिरी, मिश्मी, ये सब कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय की बात कर लीजिए, मेघालय में जो ये आगे भी आप पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जान लीजिए, ये पठारी भाग जो है, गारो है, खासी है, जयंतिया है, गारो, खासी, जयंतिया, पश्चिम से पूर्व की तरफ लिखा हुआ है, पहले गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया। हालांकि ये कुछ ऐसा है, बट आप क्रम से ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ ध्यान रखिए। उसके बाद बात कर लीजिए, हाँ, अभी जो तराई क्षेत्र वाली मैंने बात की थी कि नदियाँ बीच में भावर क्षेत्र में गायब हो जाती हैं, तराई क्षेत्र में निकलती हैं, तो जो पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं,
पाताल तोड़ कुएं, जहाँ से मतलब पानी निकलते हुए दिखता है, वो कहाँ पर दिखेगा? हिमालय के तराई क्षेत्र में। ठीक है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत जो है, पूरा भारत ही दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो ये सारी बातें ध्यान रख सकते हैं। बाकी बातें चलिए अगले वीडियो में होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।